वो आदमी बहुत हैंडसम था और उसका भाई भी। उसके साथ जो 4 आदमी और थे, वो भी बहुत हैंडसम थे। उनकी गाड़ियां उस आलीशान घर के पार्किंग लॉट में रुकी थीं। उस आदमी का एक अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मेन बिजनेस वेपन्स बनाने और उन्हें बेचने का था। वो इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने वेपन्स देता था, लेकिन विदेशों में भारी कीमत में बेचता था। उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स की पूरी दुनिया में मांग थी। वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करता था। उसके साथ साथ कई और अलग अलग बिजनेस भी करता था। उसे राजा कहना गलत नहीं होगा। वो सच में ही वेपन्स किंग था। कंपनी के बनाए हुए वेपन को दुनिया भर की मिलिट्री एयरफोर्स अपने देश की सुरक्षा के लिए विदेशी सरकारें भी मांगती थी। हथियारों को खरीदने के लिए भी विदेशी सरकारें कितना भी पैसा बहाने के लिए तैयार थीं। उस आदमी की उम्र 33 साल थी। वो बहुत ही यंग, हैंडसम और चार्मिंग था। उस पर अमीर घराने की लड़कियां मरती थीं। यही नहीं, आम लड़कियां भी उससे शादी करना चाहती थीं। उसके बारे में ये भी अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद नहीं हैं। वो गे है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी ही था। बस वो लड़कियों से दूर रहता था। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान था। वो गुस्से में बहुत भयानक लगता था। बिजनेस की दुनिया में उसे एक नाम मिला था, मौत का देवता। वो सच में मौत का देवता ही था। अगर उसका दिमाग फिर जाता था तो वो सब कुछ रौंद डालता था। उसके पास अच्छी खासी क्वालिटी टेक्नोलॉजी पावर्स भी थी। मतलब वो एक हैकर भी था। वो इंडिया का वेपन्स किंग था। वो आर्यन खानदान का बड़ा बेटा था। लोग उसके दादाजी और उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो बहुत इज्जतदार खानदान से था। वो इहित आर्यन का बड़ा पोता था। उसका नाम अश्वथ इहित आर्यन था। उसके छोटे भाई का नाम आदित्य इहित आर्यन था। आदित्य अश्वथ से 8 साल छोटा था। उनके साथ उनका मैनेजर प्रत्यूष, पीए ओहस, सेक्रेटरी रचित और एक क्लोज फ्रेंड अभ्रम था, और बाकी बॉडीगार्ड्स थे। अंदर जाने से पहले आदित्य बोला, भाई सोच लो, दादाजी इस लड़की को देखेंगे तो बहुत से सवाल करेंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप एक लड़की को उठा ले आए हो। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। अभ्रम ने कहा, हाँ अश्व, तेरा छोटा भाई सही कह रहा है। ऊपर से तेरे दादाजी चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले। लड़की देखकर तो बवाल मचा देंगे। मैं नहीं आ रहा, मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ। ये कहकर वो भाग गया। तभी आदित्य ने कहा, धोखेबाज कहीं का। भाई, ऐसे धोखेबाज दोस्त ना पाला करो। तब तक अश्वथ टिया को लेकर अंदर जा चुका था। फिलहाल उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। उसके दादाजी लिविंग रूम में ही उनका वेट कर रहे थे। वो हमेशा ऐसा करते थे। उन्हें अपने पोतों की बहुत चिंता थी। वो मरने से पहले अपने पोते की औलाद देखना चाहते थे। पर अश्वथ शादी करने को राजी ही नहीं था। उसके दादाजी ने देखा कि उसका पोता एक लड़की को बाहों में उठाकर अंदर आ रहा है। वो बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी भी अपने पोते को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था, क्योंकि अश्वथ हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम थी लड़कियों से। बाकी लोग भी अंदर आए। आदित्य प्रत्यूष के पीछे छुप रहा था, जैसे उसने कोई गुनाह कर लिया हो। दरअसल बात यह थी कि आदित्य ने थोड़ा सा पी रखा था। अगर उसके दादाजी को पता चलता तो बहुत डांटते और नाराज भी होते। इसलिए वो चुप रहा। दादाजी बोले, ये लड़की कौन है? इसे यहाँ क्यों लाए हो? आदित्य बोला, दादाजी, मैं भाई को समझा ही रहा था कि इस लड़की को लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई नहीं माने और ले आए। मैंने कहा था ना भाई, दादाजी नाराज होंगे। अब भुगतो। उनके दादाजी ने आदित्य की बातों का दूसरा ही मतलब निकाल लिया। वो बोले, अच्छा, तो 4वीं से शादी ना करने की वजह ये लड़की है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। अश्वथ शांति से बोला, हाँ,
ये सुनकर तो आदित्य लगभग बेहोश होने वाला था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई करना क्या चाहता है, क्योंकि उसे भी लगता था कि उसका भाई गे है। यही नहीं, सब हैरान रह गए। उसके दादाजी बोले, मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसे इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो इससे ही तुम्हारी शादी कराऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये अमीर है कि नहीं, बस मुझे अपना पड़पोता देखना है। आदित्य मन में सोचने लगा, ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है, दादाजी को परपोती या परपोता देखना है। हे भगवान, भाई करना क्या चाहते हो तुम? मुझे तो लगता था आप गे हो, या फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हो। मुझे अच्छे से पता है आप उस मेकअप की दुकान चार्वी को पसंद नहीं करते, इवन किसी भी लड़की को नहीं करते। फिर अचानक इस लड़की में ऐसा क्या दिखा? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो? फिलहाल उसे अपना भाई नहीं, कोई और नजर आ रहा था। वो झट से बोला, "अ, दादाजी, मेरी भाभी प्यारी है ना?" तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। दादाजी ने तो टिया को देखा और बोले, बहुत प्यारी है, पर लगता है तुमसे बहुत छोटी है। अश्वथ के बोलने से पहले आदित्य बोला, अरे क्या फर्क पड़ता है, आजकल एज गैप कॉमन है। प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की है। भाई 33 के हैं, और शायद मेरी भाभी ही कोई 21, 22, 23 की होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए मेरे भाई पोता बहू लाए हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, बात तो सही है, पर 21, 22, 23 का क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी सही उम्र नहीं पता? आदित्य बोला, उम्र जानकर मैं क्या करूंगा? दादाजी, कौन सा मुझे आर्मी में सिलेक्शन लेना है? भाई से पूछ लो ना, मुझे भी आज ही पता चला है, उनको एग्जैक्ट एज पता होगी। ये सुनकर सब अश्वथ को देखने लगे। अश्वथ बोला, हम बाद में बात करेंगे, ये बेहोश हो गई है। तभी दादाजी बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, हम कल तुम्हारी शादी की बात करेंगे। ये सुनकर आदित्य चक्कर खाकर गिरते गिरते बचा। अश्वथ टिया को लेकर चला गया। आदित्य ऐसे खड़ा था जैसे कोई बहुत ही गंभीर विचार विमर्श कर रहा हो। सब चले गए, वही अकेला लिविंग रूम में था। अश्वथ ने एक सर्वेंट ईशना को इंटरकॉम से बुलाया और बोला कि इस लड़की के कपड़े चेंज कर दो। तो ईशना ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ अपने रूम में ही अटैच स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद ईशना आई और वो थोड़ी परेशान थी। अश्वथ बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी? तो ईशना बोली, बिग बॉस, बात ये है कि, और वो चुप हो गई। अश्वथ बोला, क्या हुआ? ईशना बोली, बिग बॉस, लगता है उस लड़की पर बहुत जुल्म बरसाया गया है। उसके शरीर पर मारपीट के जख्मों के निशान हैं। वो अभी भी ताजे हैं। शायद एक दिन पहले उसे बुरी तरह से मारा गया है। अश्वथ सीधे बेडरूम में आया और देखा ईशना ने टिया को पीठ के बल लिटा दिया था और उसके शरीर को ब्लैंकेट से ढक रखा था। अश्वथ ने ब्लैंकेट हटाकर सिर्फ टिया के पीठ को ही देखा। उसके बाजू पर भी निशान थे। वो बोला, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। ये कहकर उसने डॉक्टर को फोन लगाया। दादाजी सो गए थे, पर आदित्य लिविंग रूम में ही इधर उधर घूम रहा था। जब उसने डॉक्टर नैना को आते देखा, वो सोचने लगा, डॉक्टर नैना आधी रात को आर्यन पैलेस में क्या कर रही है? किसने बुलाया? उसने डॉक्टर नैना का रास्ता रोक लिया और बोला, अरे डॉक्टर नैना, आप इतनी आधी रात को? डॉक्टर नैना बोली, आपके भाई ने इमरजेंसी में बुलाया है। अब आदित्य सोच में पड़ गया। डॉक्टर नैना उनकी फैमिली डॉक्टर थी। वो सीधे अश्वथ के रूम में चली गई। वो अश्वथ के बेड पर किसी लड़की को देखकर हैरान थी। वो मजाक करते हुए बोली, क्या बात है, सबको लगता है कि आप गे हो। मुझे भी यही लगता था, पर आप तो। बीच में ही बात काटते हुए अश्वथ बोला, डॉक्टर नैना,
मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, ना कि मैं गे हूं या नहीं हूं इसके लिए नहीं। अपना काम पूरा कीजिए। और अपने बेडरूम से ही अटैच बार में चला गया। वहां जाकर वो वाइन पीने लगा। वो प्लानिंग कर रहा था। उसे एक अच्छा आइडिया मिल गया था। वो चार्वी सहाय से शादी नहीं करना चाहता था, उसकी बहुत बड़ी वजह थी। चार्वी जितनी अच्छी दिखती थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। अश्वथ लोगों की नीयत पहचान लेता था। उसकी अपनी नजरों से चार्वी भी नहीं बच पाई थी, पर चार्वी ने उसके दादाजी का दिल जीत लिया था। उसने टिया की फोटो क्लिक कर रखी थी और कुछ देर पहले ही अपने डिटेक्टिव विक्टर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। टिया फिलहाल उसके लिए चार्वी से बचाने वाली एक तलवार थी।